पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनको आज पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर हैं उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो रेस्पेक्ट की दृष्टि से, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको गालियां दी जाती हैं और उनके बाद उनके बारे में गलत खबरें फैलाई जाती हैं। तो वो उन्हीं के देश इंडिया के अंदर दरअसल लोग उनके गलत फोटो को वायरल करने वाला गैंग हो, ये कोई भी आईटी सेल हो, वो केवल अनपढ़ लोग, गंवार लोगों को जिन्होंने इतिहास पढ़ाई नहीं है, उनकी तो कहने की बात अलग है। जैसे ये अंकल हैं, जो ये मोतीलाल थे, ये क्रिश्चियन भी थे, यहूदी भी थे, मियाँ भी थे, सब मिक्स है उसमें। माता जी का नाम है मोतीलाल नेहरू जी की माता जी का नाम अब इतना हमें ध्यान नहीं है। पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री बने उनकी माता जी का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उनका भी ध्यान नहीं। ध्यान नहीं। पंडित नेहरू जी की वाइफ का नाम हम राहुल की माता जी को जानते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि पंडित नेहरू जी वो जो राजू मुस्लिम थे? आप जो बोल रहे हैं उससे पहले आप लेकिन वो सत्ताधारी पार्टी और कुछ भारत की मीडिया चैनल्स मिल करके उनके खिलाफ में फेक नरेटिव फैलाते हैं और उनको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में जंग छिड़वा देते हैं कि हीरो कौन होगा, विलन कौन होगा। इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करना, भारत के दो महापुरुषों के बारे में ये एक को गलत ठहराना, एक को सही ठहराना, ये बिल्कुल गलत है। इन बेवकूफ़ों को इतना पता नहीं रहता है कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। और आईटी सेल के लोग कुछ इस प्रकार के देखिए इतनी जोर से शोर मचाते हैं। शोर मचाने से, कहीं बंदर बांट करने से आप किसी भी सही सत्य चीज़ को गलत साबित नहीं कर सकते। वो सत्य है, वो हमेशा सत्य रहेगा। इनको मिर्ची जब लगती है, इनकी जो जवाहरलाल नेहरू की बातें इनको बहुत छुपती हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी नहीं मानी। दरअसल जो भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो ये चाहते थे कि भारत की जो पॉपुलेशन है, जो मेजोरिटी है, वो बहुसंख्यक के लोग हैं, वो उनके साथ में मिलकर के नेहरू जी काम करें और उन्हीं का देश हो, और ये माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को भगा करके इस देश में मारे। और वो जो जाति प्रथा, जमींदारी, और जो उस वक्त पे लैंड लॉर्ड हुआ करते थे, भू माफिया, उनके पास में काफ़ी भूमि थी और गरीब उनके यहाँ पे पिसते थे। वो ऐसे ही पिसते रहे जो अंग्रेजों के साथ में मिलकर के काम करते थे। राजा महाराजा हो, अब कुछ अपर कास्ट के गिने चुने लोग थे। ब्राह्मणवाद की जो बनाई हुई जाति प्रथा थी, वो लगातार भारत के अंदर कायम बनी रही। इसलिए ये चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू इनका साथ दें, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इनका साथ नहीं दिया। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू इनको सोते बैठते, उठते जागते, इनको चुपते ही रहते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे होने दिया, एक गरीब उनके बराबर अधिक के अधिकार कैसे ले सकता है। इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से समाज का एक गैंग कहिए, या उसको एक आईटी सेल कहिए, या एक समाज का विशेष वर्ग उनको बदनाम करने की कोशिश करता है और उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन वो लगातार फैलाते रहते हैं। और जवाहरलाल नेहरू के योगदान क्या है इंडिपेंडेंस, आज़ादी की लड़ाई के लिए और नेशन मेकिंग में, राष्ट्र निर्माण को भारत जैसा देश उभर कर के आया और आज तक एग्जिस्ट करता है डेमोक्रेसी के साथ में, तो उनके क्या योगदान है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल उनका क्या था, इन 3 टर्म पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को 1 लाइक तो कर ही सकते हैं। ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च लगता है और आपके केवल 1 लाइक जो आपके लिए फ्री है, हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। दरअसल 1966 में नेहरू मेमोरियल लंदन के अंदर PN एक्सकर ने एक स्टेटमेंट दिया था। दरअसल उन्होंने कहा था 1966 के दौरान जो एरा है वो एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि वो ऐसा टाइम था, ऐसा समय था जब संपूर्ण पूरी मानव जाति एक साथ में चेतना की ओर प्रभावित हो रही थी। सब अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होते चले जा रहे थे और अपने राइट्स को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर के किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने को तैयार थे। लेकिन जब से इंडिया के अंदर 4G इंटरनेट आया है, सस्ता इंटरनेट हुआ है, तो कुछ समाज के कुछ असामाजिक एंटी सोशल एलिमेंट से मिल करके इस तरह से एक्सप्लोजन ऑफ डिसइवेंस ऑफ स्टुपिडिटी फैलाने की कोशिश की है। स्टुपिडिटी कई प्रकार की होती है, जैसे पॉलिटिकल इनकरप्ट स्टुपिडिटी और पॉलिटिकल करप्ट इन स्टुपिडिटी। दरअसल जो मूर्खता है, मूर्खता की सीमाएं कहीं तक नहीं होती। दरअसल हिटलर भी एक राष्ट्रवाद था, हिटलर का अपने लिए राष्ट्रवाद था, और जवाहरलाल नेहरू जो भारत का एक स्वतंत्रता संग्राम था, उसका अपने लिए एक राष्ट्रवाद का मतलब था। हिटलर ने ही जर्मनी के अंदर ये सब दिखाने की कोशिश की थी। वही उनका नेता है, वही उनको
इस कठिन परिस्थिति से जर्मनी के लोगों को बाहर निकल सकता है। उस हिटलर ने जिस तरह से वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ में जो वहाँ के बहुसंख्यक लोग थे, मेजॉरिटी की पॉपुलेशन थी, उसको भड़का करके अल्पसंख्यक के खिलाफ खड़ा कर दिया और वो किसी भी हद तक उनको मारा पीटा। और आप सोच ही नहीं सकते हैं फासिज्म किस तरह से ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, उसको ऐसे डिजाइन किया जा सकता है कि ये पहले तो आपको एक समुदाय विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काएंगे, फिर आपके ही घर पे दस्तक देने लगते हैं, तो तब पता लगता है कि ये कितना भयानक हो सकता है। दरअसल एक नोवेल लिखा गया था अलोन इन बर्नल। इसके राइटर ने जो नाजियों को, जो नाजी मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, उनके ऊपर जो क्राइम उनको भुगतना पड़ा हिटलर की वजह से, इसके बारे में लिखा गया है। इसको आप आज भी पढ़ सकते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से उनको लिए ये बहुसंख्यक समाज का इस्तेमाल करते हैं, बहुसंख्यक पॉपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए। आज का ऐसा युग है जिसको फैक्ट और फिगर से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। आप किसी भी हद से अपने पॉइंट को, गलत को आप सही साबित करवा सकते हैं। अगर आपके पास में तेज बोलने की कला होनी चाहिए और चीख के चिल्ला करके जनता के अंदर बह बनाने की कला होनी चाहिए। आप किसी भी हद को, किसी भी फैक्ट को, गलत हो चाहे सही हो, जनता को न तो उसके बारे में आर्ग्यूमेंट में, न मीडिया का ये काम होता है कि उसके डिफेंड करने के लिए किसी विचार को कोई भी अगर व्यक्ति उसके सामने रख रहा है तो उसके विपक्ष में उसको सही करने के लिए, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट दे। लेकिन मीडिया तो पहले ही बिक चुका है, उससे क्या उम्मीद लगा ही सकते हैं आप। दरअसल जवाहरलाल नेहरू ऐसी शख्सियत थी, उनको इस एक वीडियो के अंदर समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतनी बड़ी शख्सियत जिनको हर जो विश्व के अंदर जब दो अलायंस बनी हुई, उस वक्त पे पूरी दुनिया के अंदर दो अलायंस, दो संगठन बने हुए थे। हर संगठन जवाहरलाल नेहरू को अपने खेमे में लेना चाहता था, उनको हर व्यक्ति अपने साथ में मिलकर के काम करना चाहता था। उनके बारे में वो उनका एक कंसेप्ट क्लियर था, एक विजन क्लियर था। आप माइनॉरिटी राइट को लीजिए, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात वो किया करते थे, डेमोक्रेसी पे उनका एक विजन था। उनको पहले आज़ादी से पहले उन्होंने विजन बना लिया था कि इस तरह से आज़ादी इस मॉडल में दी जाएगी। अगर भारत में आज़ादी भी आती है तो इन एंटी सोशल एलिमेंट का जो पहले से उनकी मानसिकता यह थी कि 1947 से पहले जिस तरह से जाति प्रथा लीजिए, सती प्रथा, और जो लैंड लॉर्ड से जो जमींदार थे उनके पास में काफ़ी मात्रा में ज़मीन इकट्ठा हुआ करती थी और गरीब जनता उनके यहाँ पे काम करती थी, वो भूपति थे, राजा महाराजा थे, वो ऐसे ही बनी रहे अगर जवाहरलाल नेहरू उनको सपोर्ट कर दें तो। इसलिए उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने मुसलमानों के खिलाफ में भी अपने स्टेटमेंट दिए थे। जवाहरलाल नेहरू ने जो मुसलमान कम्युनिटी के अंदर अहमदिया मुसलमानों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में बोला। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इस पंडित को मुसलमानों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दरअसल वो इन एंटी सोशल एक्टिविटी होने लग रही हैं जो धर्म का यूज किया जाता है एक विशेष जाति समूह के द्वारा अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो और अपने बचाव के लिए और अपने डोमिनेंस को, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उसके खिलाफ में सख्त आवाज़ उठाती। अमेरिका के नॉन वाइट लीडर डिबोई के एक स्टेटमेंट के भारत को स्वतंत्रता मिली उसका महत्व तो कहीं ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना से ज़्यादा है। अमेरिका के अंदर जो रंग भेद की राजनीति है, उनके भेदभाव हुआ सकता है, वो कम हुआ है, उससे भी ज़्यादा है। और जो स्टालिन यूएसएसआर का जो समूह बना है, जो उससे भी कहीं ज़्यादा है भारतीय स्वतंत्रता का महत्व। लेकिन आज जो IT सेल के लोग हैं वो उनके बारे में ये विचार रखते हैं भारतीय स्वतंत्रता के बारे में। समझ ही सकते हैं आप। मैं बताऊं सच आपको इस देश का। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं आज तक, और उसने, हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी और वो वकील था जो देश का लौह पुरुष। और भारत आज राष्ट्रीय आंदोलन केवल भारत की आज़ादी के लिए ही आंदोलन नहीं था, ये समाज और पूरे जाति, पूरे भारतीय समाज की और सांस्कृतिक विरासत के एक पुनर्गठन का आंदोलन था, जिसमें जो उन सामाजिक बुराइयों को साथ में भारत के जो हमारा कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, उस पर गर्व करने के साथ साथ भी जो हमारे समाज के अंदर बुराइयां मौजूद थी, चाहे वो जाति प्रथा ले लीजिए, चाहे वो जमींदारी प्रथा ले लीजिए, चाहे सामंतवाद की प्रथा ले लीजिए, उसके खिलाफ में बुराइयों पर कभी भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने उन बुराइयों को ढांकने की कोशिश नहीं की, उनको छिपाने की कोशिश नहीं की, उनको उजागर किया और उनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी।
अब हम इस वीडियो के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू का इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें क्या रोल था नंबर 1 पे, और भारत को एक राष्ट्र के बनाने में उनकी क्या भूमिका थी, और भारत के जो आर्थिक मॉडल की इकोनॉमिक मॉडल था उसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया में इंजीनियर्स के लिए जाने जाते हैं, उनमें उनका क्या योगदान था। दरअसल स्टार्ट करते हैं हम इंडियन इंडिपेंडेंस में क्या रोल था। दरअसल जब 1920 के समय में जब जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर अपनी एंट्री ली थी, तब ये माना जाता था गांधी जी की वजह से मास कांटेक्ट एक तरह से लोगों के बीच में आंदोलन पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी उनकी गांधी जी से मुलाकात होती है और गांधी जी को वो सुझाव देते हैं कि आंदोलन के अंदर युवाओं का एक यंग लीडर, यूथ आइकन की तरह जवाहरलाल नेहरू को देखा जाता था। जवाहरलाल नेहरू सर और SC सुभाष चंद्र बोस ने जो भारतीय समाज के अंदर, जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि भारत को केवल राजनीतिक रूप में ही आज़ादी नहीं मिली बल्कि आर्थिक रूप में भी आज़ादी मिली। इसलिए उन्होंने 1928 में डोमिनियन स्टेट का अपना प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के अंदर ये लगाया था कि भारत को मतलब डोमिनियन स्टेटस के तहत आज़ादी दी जाएगी। इस आज़ादी के अंदर अगर ब्रिटिश इसके खिलाफ उनकी सुनवाई नहीं करता है तो 1 साल के अंदर वो पूर्ण स्वराज की मांग करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। उन्होंने सबसे पहले 1929 में भारत के पूर्ण स्वराज की आवाज़ उठाई थी। दरअसल जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के लिए एक डोमिनियन स्टेटस वाली पहले उनसे कम मांग करके, और फिर उन्होंने सोचा था कि किसी तरह से उनसे थोड़ी आज़ादी मिल जाए और इस आंदोलन को बढ़ा चढ़ा करके रिप्रेजेंट किया जाए, और ताकि वो पूर्ण रूप से अपनी आज़ादी प्राप्त कर सकें। लेकिन अंग्रेज़ों ने इससे समझौता करने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया के अंदर उन्होंने भारत की आर्थिक आज़ादी के बारे में कई विचार रखे, और भारत को अगर आज़ादी मिलती है तो उसमें माइनॉरिटी को इक्वल राइट दिया जाएगा, और सेकुलर बेस पे अगर दलितों का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसके खिलाफ में भारत का ऐसा समाज बनाया जाएगा जिसमें सबको बराबर हक, आज़ादी का बराबर हक और मिल सके। इसलिए उन्होंने दोनों ने मिल करके, लेकिन आज की मीडिया सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैला करके एक विशेष जाति और विशेष पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करती है, जिससे उनके वोट बैंक में इजाफा हो सके और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। 1937 के फैजपुर कांग्रेस के सेशन में जब उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के जो इलेक्शन में कांग्रेस ने लड़ने का निर्णय लिया था, उनको स्टार कैंपेनर की तरह प्रस्तुत किया गया, यानी कि वही कांग्रेस का प्रचार करेंगे गाँव में जाकर के, और उन्होंने प्रचार भी किया और कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत प्राप्त हुई। जो जितनी सीटें कांग्रेस को दी गई थी, जिस भी तरह से चुनाव किए थे, लेकिन कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। उनके खिलाफ में ये कंट्रोवर्सी खड़ी करी जाती है कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने, और इसलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके काबिल नहीं थे। आप समझ ही सकते हैं कि अगर गांधी जी की वजह से जवाहरलाल नेहरू कोई प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले उन्होंने 9 साल तक जेल में काटे थे, वहीं पर कई सारी किताबें लिखी थी। दरअसल गांधी जी के ही पोते कहते हैं कि जो नेहरू और पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के विचार मिलते थे, उनमें आपसी में इतनी गहनता थी, एक तरह को शिष्य और गुरु की तरह मानते थे, उनके विचार भी मिलते थे। लेकिन गांधी जी को ये लगता था कि एक वर्ल्ड लेवल पे पूरे वर्ल्ड आइकन की तरह जो जवाहरलाल नेहरू की छवि है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो ऐसी वल्लभ भाई पटेल की नहीं है। इसलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को चाहा कि वो भारत को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि उस वक्त में अगर पहला कोई भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो वो जो रास्ता बना करके जाएगा वो उसको आगे आने वाले प्रधानमंत्री फॉलो करेंगे। जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति हो, चाहे व्यापार हो, आयात निर्यात और दूसरे देशों से किस तरह से संबंध बनाने हैं, उसके बारे में जो पहला प्रधानमंत्री कदम उठाएगा, उस तरह से भारत की बटी छोटे मोटे टुकड़ों में रियासतों को इकट्ठा करने में ऐसा जवाहरलाल नेहरू नहीं कर सकते थे। वो सेकंड पोजीशन पर रह करके अगर उनको गृह मंत्री बनाया जाता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किया था वो नहीं कर सकते थे जवाहरलाल नेहरू, इसलिए गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया। और दूसरे पॉइंट के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनल बिल्डिंग में उनका क्या हाथ था। दरअसल सेकुलरिज्म की गांधी जी, जो जवाहरलाल नेहरू सेकुलरिज्म वाले कंसेप्ट पे बहुत ही अपने आप में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि भारत जैसे खंड खंड टुकड़ों में बिखरे हुए देश को एकजुट रहने के लिए जरूरी है कि वो धार्मिक निरपेक्षता की नीति को अपनाए, तभी हम एक साथ में यूनिटी इन डाइवर्सिटी बना सकते हैं।
दरअसल इसीलिए उन्होंने और इसी की बात का उनका सपोर्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हिंदू आवाम के साथ में जो बदसलूकी की है वो गलत है, लेकिन हम भारत के हुक्मरान भारत के अंदर रहने वाली अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में बराबर हिस्सेदारी का व्यवहार करेंगे, उनके अनुकूल उनके साथ में एक अच्छा समझौता व्यवहार किया जाएगा भारत देश के अंदर। जब फंडामेंटल राइट की आई तो जवाहरलाल नेहरू ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के अंदर रखने से मना कर दिया। दरअसल उनका मानना था कि जिस तरह से भारत के अंदर उस समय पर जमींदारों ने वहाँ के लैंड लॉर्ड एक किसी जाति के तुच्छ व्यक्तियों को जिस तरह से भूमि पर कब्जा कर रखा था, उसके लिए ज़रूरी है कि ये भूमि गरीबों में बांट दी जाए और उनसे समग्र देश तरक्की कर सके, क्योंकि उनको एक इससे जब भूमि पर कब्जा बड़े लोगों का था तो वो मजदूरी दिया करते थे मजदूरों को, उसके बहुत कम रेट मिला करते थे उनको, तब उनको उनसे ज़मीन हड़प करके जब गरीबों में बांट दी जाएगी तो वो खुद अपनी भूमि के मालिक होंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में उनका भी एक अहम योगदान होगा। भारत के संविधान में जब उनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन फिर बाद में भारत के संविधान में दोबारा से हमको अमेंडमेंट करना पड़ा, अनुसंशोधन करना पड़ा। उसके तहत फिर राइट टू प्रॉपर्टी वाली एक्ट को फंडामेंटल राइट से हटा करके एक नॉर्मल आर्टिकल बना दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरे विश्व के बड़े बड़े राजनेता मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण करने लग रहे थे, अपनी मीटिंग करने लग रहे थे। उसी में थी पेरिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे विल्सन, उन्होंने कहा था कि किसी भी देश को बनने के लिए उसकी हमको चाहिए एक भाषाई आधार पे या नस्ली आधार पे हम किसी भी देश को मान्यता दे सकते हैं। वो कोई भी देश पूरी दुनिया के अंदर उसको आज़ादी है कि कोई भी अगर आज़ाद देश बनना चाहता है तो उसकी एक संपूर्ण अलग भाषा होनी चाहिए और एक अलग उनकी नस्ल होनी चाहिए और वो अपना देश का निर्माण कर नहीं सकते हैं। ये ऐसा ही हुआ यूरोप के अंदर, जिसमें भाषा के आधार पर नस्ल के आधार पर कई सारे राष्ट्र बन गए, लेकिन भारत के अंदर ये मुमकिन नहीं था कि एक भाषा के अंदर भारत को पिरो लिया जाए। दरअसल उनका जो आज लोग आलोचना करते हैं तो उन पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि गांधी जो जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे कठिन निर्णय नहीं लिए जिसकी वजह से हिंदी को पूरे राष्ट्र के अंदर अपनाया जा सकता था। लेकिन उन्हीं को तभी जो विल्सन जैसे यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो ये अपनी भविष्यवाणी कर चुके थे कि कोई भी भाषा के आधार पर अलग स्वतंत्र देश बन सकता है। लेकिन भारत को कितने टुकड़े होते आप समझ ही सकते हैं। अगर जो लोग एक साथ में आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ रही थी वो गैर हिंदी राज्य भी, लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो उनको ये चिंता होने लगी कि कहीं उन पर हिंदी न थोप दी जाए। तो उनको भी आज़ादी में उनका बराबर योगदान था, उनका इतना ही योगदान था जितना हिंदी प्रदेश के लोगों का था, लेकिन उनके साथ में ये अन्याय होगा उन पर हिंदी थोप देना। तो इसलिए उन्होंने कुछ अपने स्टेप इस प्रोग्रेस से पीछे कर लिए और भारत को यों का त्यों इसके अंदर उन्होंने इस कन्फ्लिक्ट में, इस जंग से, एक तरह से सिविल गृह युद्ध से भारत देश को जवाहरलाल नेहरू का डेमोक्रेटिक वैल्यूज में पूरा विश्वास था। दरअसल वेस्ट के जो लोग थे वो यहाँ तक अपने कह चुके थे कि भारत जैसा देश लोकतंत्र बन ही नहीं सकता, इतना गरीब देश, इतना यहाँ पे भुखमरी है, गरीबी है। जब हम ब्रिटिशर से आज़ाद हुए थे तो हमारी हालत बहुत ही बुरी थी। हमारे पास में अपने देश में अपनी जनता को खिलाने के लिए अनाज भी नहीं हुआ करता था। उस हालत में जवाहरलाल नेहरू अड़े रहे और उन्होंने कई मील्स तक कई हज़ार गांवों में डोले और पैदल ही उन्होंने यात्राएं की और लोगों को समझाया डेमोक्रेसी के बारे में, और विश्व का सबसे बड़ा रिपब्लिक डेमोक्रेटिक इलेक्शन करा करके पूरे देश को अचंभित कर दिया। भौचक्का पूरा देश रह गया। जो बुराइयां करती थे कि भारत एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश बन ही नहीं सकता, उनमें से ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, कैपलिंग और जॉन स्ट्रेटेजी, जब उनको पता चला कि ये इलेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है तो वो इसको समझ करके भौचक्का हो गए। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नेहरू जी ने किस तरह से भारत को एक लोकतांत्रिक नेशन बना दिया है। रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन हुए थे। आज लोग कहते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं और ये कहते हैं कि अखंड भारत को बनाने में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का हाथ था, जवाहरलाल नेहरू का कोई योगदान नहीं था। दरअसल आपको बता दूं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के अंडर में एक होम मिनिस्टर थे। अगर वो चाहते, उनको सपोर्ट नहीं करते जवाहरलाल नेहरू, आप यही समझ सकते हैं अगर हर बात का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर वो जिस तरह से हर बात का क्रेडिट लेते हैं
तो इस तरह से वो क्रेडिट लेते, हर स्कीम के अंदर ऊपर जाते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ही नहीं आता। दरअसल उन्हीं का हर जगह पर पोस्टर फोटो लगा दिया जाता जवाहरलाल नेहरू का। आखिर उन्होंने इस रियासत को मिलाया, आखिर नेतृत्व तो उन्हीं का था, मेन इंजन उन्हीं का था, जवाहरलाल नेहरू का। तो इसीलिए क्या आप समझ सकते हैं कि भौगोलिक एकता जो बनाई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अहम योगदान था। इस बात से आप मना नहीं कर सकते। लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके पीछे में कई सारे सपोर्टर थे, कई सारे लोगों का उनके साथ में सहमत थे और उनके साथ में काम भी करने लग रहे थे। क्या अब प्रश्न ये आता है कि भौगोलिक एकता के आधार पर किसी भी देश को स्थिर बनाया जा सकता है? दरअसल जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की एकता बना दी गई, जब उनको एक बना दिया गया, लेकिन जो उनकी भाषा अलग होने की वजह से आप देख ही सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान 1971 में टूट करके एक अलग देश बांग्लादेश बन जाता है। दरअसल जब भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर एकता बनती है, उसके लिए सीमेंट का काम करने का काम होता है। वो देश की सामाजिक और जो सामाजिक पॉलिसी आएंगी और भाषा के आधार पर जो पॉलिसी देश के अंदर इम्प्लीमेंट होनी है, जो उस वक्त में जो नए एक राष्ट्र के लिए, एक बच्चे के लिए किस तरह से उसको पोषण देना है, किस तरह से उसको खाना देना है, एक भी स्टेप गलत होना है, यानी पूरे देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ने जैसी स्थिति बनी हुई थी। उस वक्त पे पूरे देश के अंदर दंगे थे और करीब 1,40,00,000 लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने लग रहे थे, पंजाब और पाकिस्तान की बॉर्डर पे। आप समझ ही सकते हैं उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। हर देश के हर कोने में दंगा फसाद जैसे पसरा हुआ था। उस वक्त पे जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेसी के लिए अडिग रहते हैं और अपने सेकुलरिज्म वाले विचारों के लिए अडिग रहते हैं और भारत में उनकी ये संविधान के प्रति एक अहम योगदान था। उनके इकोनॉमिक मॉडल की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के पास में जो देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले ही, देश की आज़ादी से पहले ही उन्होंने एक विजन था, उनके पास में एक दृष्टिकोण था जिसके आधार पर अगर भारत को आज़ादी मिलती है तो किस तरह से भारत उस पर काम करेगा, कौन से स्टेप उठाने चाहिए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले IIT, IIM, SIR के कॉलेज के निर्माण दे करके देश को एक अहम योगदान उनका रहा था। उन्होंने भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर कुछ वर्ग के लोगों को ही फायदा मिल पाता है और समाजवादी व्यवस्था के अंदर सरकार सारे काम करने लगती है और सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। इसलिए सरकार के पास में भी धन आए और लोगों को वो बांट दिया जाए। वो समाजवादी रास्ते विचारधारा के तहत लोगों को जो पूंजीवाद के द्वारा कमाया गया धन है उसको सरकार बांटेगी। इसलिए उन्होंने दोनों को मिश्रित रूप में पंचवर्षीय योजनाओं को भारत के अंदर लागू करने का ये उन्होंने निर्णय लिया, जो भारत के आने वाले समय के लिए एक तरह से वरदान साबित होकर के उभरा। उनकी कुछ गलतियां भी थी सर, टाइम के साथ में उस तरह के परिप्रेक्ष्य में आप उनकी पॉलिसी को देखेंगे, एक तरह से भारत उतना कमज़ोर था, उस तरह भुखमरी और चारों तरफ दंगे फसाद की स्थिति थी। और आज भारत एक स्टेबल देश है, पूरे विश्व के अंदर अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो उन दिनों की परिस्थिति से अलग थी और उन पर कुछ भी अपने लैपटॉप में कई गलत स्टेप, एक आध दो गलत स्टेप भी हो जाती हैं, तो उनके संपूर्ण योगदान को नकारना ये गलत बात है। अगर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन महान पुरुषों के बारे में क्या सोचते हैं। एक दो स्टेप गलत भी हो जाता है, उस वक्त पे अगर उनको ये चीन के साथ में उनको गलत हिंदू चीनी भाई के नारे के साथ में उनका अपोज किया जा सकता है, तो उन्होंने चाहा कि हिंदुस्तान और चाइना मिलकर के पूरी वर्ल्ड लेवल पे दोनों मिलकर के प्रगति करें और पूरे देश में एक तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन करके उभर सकते हैं। तो इसमें उनकी मिसकैलकुलेशन साबित हुई और उनका इसके लिए वो इस सदमे से कभी बाहर भी नहीं उभर पाई। अगर वो चाहते, अगर वो अंधभक्त बन जाते चीन वाले अपने डिसीजन पे, तो वो नहीं चाहते तो तिब्बत के दलाई लामा को भारत के अंदर शरण नहीं देते।